Hello everyone, this is Aditya Ashtika and I welcome you all to AI Experts Edge where today we are here for the discussion of MAH MBA CET 2024. इसका एग्जामिनेशन 9 मार्च को कंडक्ट हुआ था इसी साल. So now the point is किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, what was the level and how to tackle those questions, that is what we will be dealing with in this particular session. Okay, so let's start. शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन. Here is the first question. थोड़ा सा zoom in कर देता so that visibility clear रहे. I think now it's visible. Yeah. So basically अगर देखा जाए, so the first question is all about proverb. Okay, idiom या proverb का meaning आपको देना है. So based on that the question is to turn the other cheek. Quite easy for us to understand. To turn the other cheek. आपने वो मुन्ना भाई मूवी देखी होगी, मुन्ना भाई MBBS या I guess लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें कि वो बोलता है कि बाबू ने कहा है कि एक गाल पे अगर थप्पड़ मारे तो क्या कर दो, दूसरा गाल आगे कर दो, है ना. तो बस वही वाला है, टू टर्न द अदर चीक. टू टर्न द अदर चीक मतलब किसी ने वायलेंस किया तो उसका जवाब हम नॉन वायलेंस से दे. सो टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विथ वायलेंस, नो. टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विथ नॉन वायलेंस, यस. टू सल्क एंड सफर, बिल्कुल भी नहीं. टू बी इनडिफरेंट टू पीस एंड ओवरचर्स, नहीं. एंड टू टेक रिवेंज, नहीं. तो आंसर हो जाएगा क्या? द आंसर हियर शुड बी व्हाट? आंसर शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज to respond to violence with non-violence. That is the correct answer. Okay, I hope so this is clear. Next question की तरफ चलते हैं. देखिए next question क्या कह रहा है. Let's see. So here we go. The second question is जो कि कह रहा है, ये error spotting का question है. कह रहे हैं कि this book is a primer for managers who have no formal training or a refresher for experienced managers. Okay, this book is a प्राइमर यानी कि जो प्राइमरी बेसिक चीज होती है वो, तो ऐसे हिसाब से दिस बुक इज अ प्राइमर फॉर मैनेजर्स हु हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग और अ रिफ्रेशर फॉर एक्सपीरियंस मैनेजर. इफ यू रीड द सेंटेंस थॉरोली एंड विजुअलाइज इट, यू विल फाइंड आउट कि ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. देयर इज नो चॉइस हियर एक्चुअली, है ना. कह रहे ये बुक प्राइमर का काम करेगी फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस मैनेजर्स के लिए किसका? रिफ्रेशर का काम करेगी, उनके लिए एक रिवीजन वाला काम करेगी. तो दीज आर नॉट ऑल्टरनेटिव या चॉइसेस की और से उसको कनेक्ट किया जाए. द बेटर कंजंक्शन टू बी यूज्ड हियर इंस्टेड ऑफ और शुड बी एंड. ओके, एंड क्योंकि ये दो काम करेगी ये बुक. ओके, यही बुक है, ये बुक दो काम कर रही है. एक प्राइमर का काम कर रही है किसके लिए? जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है या जिनकी नो फॉर्मल ट्रेनिंग है. और यही बुक काम करेगी एक रिफ्रेशर के लिए, किसके लिए? जो एक्सपीरियंस मैनेजर्स है उनके लिए. सो और इज इनकरेक्ट, शुड बी रिप्लेस्ड विद एंड. ओके, so there is a problem in part D and where is part D in that case? part D D में ही दिया है, तो D वाला जो है वो हमारा आंसर करेक्ट मार्क किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग. So the next question says the orphans have been clamoring for nutritious food from the past 2 weeks. Have been clamoring लिखा है. have been clamoring, that means perfect continuous tense. Whenever we have perfect tenses of any type, present perfect, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों ही केसेस में हम हमेशा क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये सब सिंस या फॉर ले सकते हैं. ठीक है, सिंस या फॉर ले सकते हैं, या ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि सिंस और फॉर जब आता है तो ये वाले टेंसेस यूज होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. बेस्ड ऑन दैट व्हेन वी हैव, यहाँ पे जब ये लिखा हुआ है हैव बीन क्लेमरिंग, तो कहीं से या तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम होगा. पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस आ जाएगा एंड पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा तो ऐसे में वहां पे फॉर लगा देंगे. द पास्ट 2 वीक्स दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके हिसाब से फॉर लगना चाहिए, फ्रॉम नहीं लगेगा. फ्रॉम बाय चांस अगर लगता है तो वो केवल और केवल फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लग सकता है, बिकॉज देयर वी कांट यूज सिंस. सिंस वहां पे पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है और फ्यूचर में पास्ट की बात नहीं करेंगे, तब फ्रॉम लग सकता था. सो वी हैव टू चेंज, वी हैव टू मेक चेंजेस हियर. दैट मींस ये जो इटैलिसाइज्ड पार्ट है फ्रॉम द पास्ट फ्यू 2 वीक्स, तो यहाँ हमें चेंज करना है. सिंस द पास्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पीरियड है, द दिया है, तो द के हिसाब से हमें क्या चाहिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज किया जाएगा. सो नॉट दिस. फॉर द पास्ट 2 वीक्स हो सकता है, 2 वीक्स जो है ड्यूरेशन दी है. फॉर पास्ट नहीं, द लगेगा ही लगेगा, तभी वो ड्यूरेशन जस्टिफाई की जाएगी. फ्रॉम सिंस पास्ट ऐसा हो नहीं सकता, तो डी तो पक्का गलत है और नो इंप्रूवमेंट की भी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स गलत ही है. तो आंसर शुड बी व्हाट? आंसर शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज फॉर द past 2 weeks. Okay, next question क्या कह रहा है? Let's see. अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कह रहा है कि I became alert because I dashed trouble around me. तो I became alert
बिकॉज आई डैश ट्रबल अराउंड मी, ये बिल्कुल वो स्पाइडरमैन जैसी फीलिंग आ रही है ना, स्पाइडरमैन को कैसे सिक्स सेंस हो जाता, तो वो सेंस जरूरी है। सो आई बिकेम अलर्ट, आप अलर्ट कब होते हो किसी चीज को लेकर, जब आपको कुछ ऐसा सेंसेशन आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंस्ड आना चाहिए, आई सेंस्ड ट्रबल अराउंड मी which is available in option 1, so most probably this is the correct answer, but let's go through other options as well so that ये make sure कर सके कि हम जो है जल्दबाजी में अपना आंसर गलत तो नहीं कर रहे। ट्रांसेंडेड, ट्रांसेंडेड का मतलब होता है ट्रांस है, TRANS, ट्रांस जो होता है वो अपने आप में किसी चीज के चेंज को शो करता है। तो बेसिकली ट्रांसेंडेड का मतलब होता है जब किसी लिमिट के पार कुछ निकल जाए, बियॉन्ड लिमिट्स निकल जाए, ठीक है, तो ऐसे में वहां पे ट्रांसेंडेड यूज होता है। कॉम्प्रिहेंडेड का मतलब होता है क्या, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, कुछ समझना, नॉट गोइंग टू बी द आंसर। सो नहीं, आफ्टर सीइंग ट्रबल यू कैंट बिकम अलर्ट, ओके, यू कैन सेंस ट्रबल बट यू कैंट सी ट्रबल, मेजर्ड भी नहीं, तो आंसर शुड बी डेफिनेटली विच वन, आंसर शुड बी ऑप्शन ए। ओके, क्लियर है, तो सेंस्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो लिखा है इवन अ डैश ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री। इवन लिख दिया है तो इससे ये पता चलता है कि केवल एक मतलब झलक, एक झलक भी देख लिया जाए ना तो मिस्ट्री रिवील हो जाएगी, मतलब ये काफी इजीली जो है वो मिस्ट्री रिवील हो सकती है, ऐसा पता चल रहा है। तो क्रिटिकल ग्लैंस की जरूरत नहीं है, क्रूड ग्लैंस की जरूरत नहीं है, क्यूरियस ग्लैंस की भी जरूरत नहीं है, और ना ही एक्सपोजिटरी, केवल एक नॉर्मल ऐसे अपन ने देख लिया, कहते हैं ना जैसे स्किमिंग जो हम करते हैं, आरसीज पढ़ते हुए स्किमिंग बताई जाती है, केवल एक बार झलक, एक झलक देख लिया उससे भी हो जाएगा, तो दैट शुड बी कर्सरी रीडिंग, है ना, कर्सरी रीडिंग। फॉर एग्जांपल यू माइट हैव यूज्ड लैपटॉप्स या लैपटॉप वगैरह में आप जब अपने केवल और केवल ऐसे ही घुमा लेते हो, कर्सर से घुमा लिया तो भी दिख जाता है, पता चल जाता है, वो है। तो इवन अ कर्सरी ग्लैंस will reveal the mystery, that is the correct answer। critical, crude, ये सब negative words है, negative नहीं चाहिए, positive word cursory will make the sentence correct। okay, answer should be option A। next, अगला लिखा है deviation और departure from common rule or standard। whenever we are talking about deviation या departure from normal, तो basically जैसे अगर कुछ चीज ऐसे चल रही है, ओके, कुछ चीज ऐसी चल रही है और फिर अचानक इस तरह से कहीं और डाइवर्ट हो गई, इसको एनोमेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमेली। एंड वी हैव द ऑप्शन एनोमेली एज द फर्स्ट वन। यूनानिमिटी, यूनानिमस होना, एकमत होना, एकजुट होना, कैन नॉट बी द आंसर। हेट्रोजिनिटी, दो चीजें होती है, एक हेट्रो और एक होमो। होमो सेम के सेंस में होता है, हेट्रो अलग डिफरेंट के सेंस में होता है, वो भी नहीं हो सकता। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी एनोनिमस होना, एनोनिमस का मतलब होता है विदाउट रिवीलिंग वंस आइडेंटिटी, वो भी नहीं होगा। कंफॉर्मिटी लिखा है, कंफॉर्मिटी मतलब किसी चीज से कंफर्म करना, एग्री करने के सेंस में आता है, कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आंसर शुड बी एनोमली, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगेन वी हैव एरर वाला सेंटेंस लिखा है, महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। At the first glance, maybe you may not be able to find out the answer because this is something for which you need to understand or for which you need to have a knowledge of the rule that supports this. Rule क्या है कि महात्मा गांधी taught us that one, यहाँ subject जो है महात्मा गांधी ने सिखाया है, ठीक है, क्या सिखाया है, तो सिखाया है कि one should, ही लिखा होता तो अलग बात है, शी लिखा हो अलग बात है, यहाँ वन लिखा है, तो वन के साथ जब भी आगे प्रोनाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन या कोई भी और केस, वो वन ही लेता है, हिज या हर नहीं लेता। और वही प्रॉब्लम है, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन, नहीं एज मच एज वंस ओन। ओके, वंस ओन, दिस इज द करेक्ट वे। हिज यहाँ पे केवल तभी सही हो सकता है जब या तो सब्जेक्ट ही होता, और अगर नहीं हिज फिर भी आपको लिखना है वन के साथ, तो हिज ऑब्लिक हर दोनों साथ में हो। आजकल इस तरह से भी ऑथर्स लिखते हैं हिज ऑब्लिक हर, जैसे वन शुड बी कॉशियस ऑफ हिज ऑब्लिक हर ड्रेसिंग, चलेगा, नहीं तो वन शुड बी कॉशियस ऑफ वंस ड्रेसिंग, इस तरह से आना चाहिए। प्रोनाउंस में ये रूल आता है, तो आंसर शुड बी वंस ओन, ना कि हिज ओन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इधर प्रॉब्लम है पार्ट डी में, एंड पार्ट डी कहाँ है, डी वाले में ही अवेलेबल है, तो डी शुड बी आवर आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तो लिखा है टाइम आफ्टर ट्वाइलाइट एंड बिफोर नाइट। अब ट्वाइलाइट मतलब शाम हो गया और नाइट मतलब रात हो गई, उसके उन दोनों के बीच में जो टाइम आता है उसको बोलते हैं डस्क। ओके, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डॉन, एक होता है डस्क। डॉन, DAWN, नॉट DON। ओके, डॉन,
डॉन का मतलब होता है प्रभात, सुबह का जो समय होता है, भोर का जो समय होता है ना, उसको बोलते हैं डॉन। और इसी के चलते न्यूज़पेपर एक है, जैसे द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वैसे न्यूज़पेपर पाकिस्तान का एक काफी पॉपुलर न्यूज़पेपर है, नेम है द डॉन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो डॉन। पहली बार जब मैंने सुना मुझे भी लगा था DON है उनके यहाँ, नहीं, DAWN है। DAWN का मतलब सांझ, सॉरी, सुबह भोर का जो समय है उसके हिसाब से आता है। जैसे अपने यहाँ होता है ना दैनिक भास्कर या क्या, ऐसा कुछ ना कुछ जो मॉर्निंग से रिलेटेड होता है उस टाइप का। तो बस वैसे ही है, टाइम आफ्टर ट्वाइलाइट एंड बिफोर नाइट, तो ये हो जाएगा डस्क। डस्क मतलब हो जाता है शाम का समय, ओके, शाम का समय। तो ऐसे में वहां पे हो जाएगा आपका क्या, डस्क शुड बी द करेक्ट आंसर। इवनिंग नहीं, एक्लिप्स कोई वो नहीं लग रहा है, ग्रहण नहीं लग रहा है कि अब एक्लिप्स हो, आफ्टरनून भी नहीं, आंसर शुड बी डस्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को आंसर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको विजुअलाइज करो, माइंड में इमेजिन करो, आंसर खुद चल के आपके पास आएगा। देखना है कैसे, देखो, देखा है, एज अ विटनेस ऑफ द कोर्ट यू हैव टू बी डैश इन योर स्टेटमेंट। अगर आप कोर्ट के विटनेस है, गवाह बन के जा रहे हो, तो आपके स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, जो आपने पहले पुलिस को दिया था वही बयान आपको कोर्ट को देना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस रहे तो आपका स्टेटमेंट फेक माना जा सकता है ना। तो एज अ विटनेस ऑफ द कोर्ट यू हैव टू बी डैश इन योर स्टेटमेंट, यू हैव टू बी बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट टाइप का, पॉइंटेड, एक्यूरेट, शॉर्ट, सॉरी, पॉइंटेड, एक्यूरेट, शॉर्ट, प्रॉम्प्ट एंड रेजिस्टेंट। 100% एक्यूरेट होगा, ओके, एक्यूरेट यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए आपका, तब का जाके सही होगा। एज अ विटनेस ऑफ द कोर्ट यू हैव टू बी एक्यूरेट इन योर स्टेटमेंट। पॉइंटेड नहीं, पॉइंटेड के साथ वैसे भी एट आता है, पॉइंटेड एट समथिंग ऐसा। शॉर्ट, शॉर्ट भी नहीं, शॉर्ट होके क्या ही होगा भाई। उसके अलावा क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट नहीं, प्रॉम्प्ट मतलब क्विक होता है, वो भी आंसर नहीं हो सकता। और रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का भी कोई लेना देना इससे नहीं है। 100% श्योर आंसर शुड बी एक्यूरेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच इज नियरेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग। नियरेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग मतलब ऑलमोस्ट अपोजिट ही है, अपोजिट बताना है हमें, अपोजिट बताना है। नियरेस्ट पढ़ के खुश मत हो जाना और सिनोनिम मत लगा के आना। नियरेस्ट टू द अपोजिट मतलब जो अपोजिट है या नियर अबाउट अपोजिट है, एंटोनिम है, वो बताना है। एम्बिलिश, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एम्बिलिश? एम्बिलिश का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करना, सजाना, वो होता है एम्बिलिश, ओके। इसके हिसाब से अगर हम देखें अपोजिट चाहिए तो डेकोरेशन का अपोजिट क्या होगा, या सादा सिंपल टाइप का कुछ देखते क्या है। वी हैव एडोन, नहीं, एडोन मतलब वही सजाने के सेंस में आ जाएगा, वो होना नहीं है। डिसफिगर, डिसफिगर, फिगर मतलब शेप होता है, डिसफिगर मतलब वो शेप को बिगाड़ना, हो सकता है, पॉसिबल है। डिसआर्म, डिसआर्म मतलब किसी चीज का जो है यू कैन से रास्ता जैसे चेंज कर देना, डिसआर्म कर देना, तो उस वे में जा सकता है। गार्निश किसी चीज को डेकोरेट करना नहीं होगा। एंड फेस्टून, फेस्टून मीन्स ऑल्सो टू डेकोरेट समथिंग। 100% श्योर आंसर होना चाहिए कौन सा, द आंसर हियर शुड बी डिसफिगर, ओके। डिसफिगर जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ओके। डिसफिगर क्यों, क्योंकि शेप बिगाड़ना, डेकोरेट करना, सजा रहे कुछ अच्छा चमका रहे और वहीं दूसरी तरफ डिसफिगर कर दिया, बिगाड़ दिया, आंसर शुड बी डिसफिगर, ओके। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल्च। फिल्च का क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। फिल्च का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग को आदत होती है कि कहीं खड़े हैं जैसे दुकान उकान पे, तो सट कोई भी ऐसी चीज जो रखी है छोटी मोटी, वो सटका लेते हैं वहां से या अपने जेब में डाल लेते हैं, चोरी करना एक तरह से। तो इस तरह की चीज को बोलता है फिल्च, ओके। मतलब व्हेन यू आर फेचिंग समथिंग विदाउट द नोटिस ऑफ दैट शॉपकीपर या जो भी उसका ओनर है, तो खिसका लिया कुछ ऐसा, आपने सटका लिया, उसको बोलते हैं। तो चोरी करने के सेंस में ही जाता है। बेस्ट एक्सप्रेशन मतलब सिनोनिम ही बताना है, तो सिनोनिम के रूप में क्या सही हो सकता है, यहाँ पे स्टील लिखा है, सिंक लिखा है, सबमर्ज लिखा है, सपोर्ट एंड गिव। 100% श्योर आंसर शुड बी चुरा लेना, यानी कि स्टील, ओके। सिंक नहीं, डूबने वाली बात नहीं, सबमर्ज भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं, गिव भी नहीं, आंसर हो जाएगा स्टील, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, जो कि है आपका क्या, जो कि है ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं माय नेबर्स आर एक्सट्रीमली नॉइजी बट इवन मोर आर दे क्वारलसम। माय नेबर्स आर एक्सट्रीमली नॉइजी, मेरे नेबर्स जो है वो एक्सट्रीमली नॉइजी है, ओके, बट इवन मोर आर दे क्वारलसम। इवन मोर दे आर क्वारलसम, दे आर quarrelsome even more, they are even more quarrelsome,
इवन क्वारलसम मोर आर दे, पहले तो एलिमिनेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना ज्यादा अच्छा होता है। माय नेबर्स आर एक्सट्रीमली नॉइजी, अब देखो बट लिखा है, लेकिन बट इधर लिखा है, या तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो होता तो हम कर लेते, लेकिन नॉट ओनली नहीं लिखा है। माय नेबर्स आर नॉट ओनली एक्सट्रीमली नॉइजी बट ऑल्सो, एक तरह से लिख वही रहे हैं, बट इवन मोर मतलब बट ऑल्सो के ही सेंस में। तो ठीक है, अगर देखा जाए कैसे जा सकता है, बट ऑल्सो आर दे, नहीं आर दे नहीं जाएगा यहाँ पे, वी कांट इनवर्स इट, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन वाली बात नहीं हो रही है, बट एक कंजंक्शन की तरह लगाए। इन्वर्जन कब होता है कि बट आर दे ऐसा फॉर्म में कब होता है, जब वहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह लगता है, बट ऑल्सो एक एडवर्ब का काम कर रहा होता है। यहाँ कंजंक्शन है तो एक नया सेंटेंस की तरह वो यूज होगा। दैट मीन्स माय नेबर सब्जेक्ट है, आर एक्सट्रीमली नॉइजी ये उसका प्रेडिकेट है। तो बट के बाद भी पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर प्रेडिकेट आएगा। तो बट सब्जेक्ट क्या होगा, कर्ता डूअर दे है, तो दे आना चाहिए पहले, दे। अब दे आर क्वारलसम इवन मोर नहीं, क्योंकि यहाँ पे बट लिखा है तो इसमें इवन मोर भी जल्दी आना चाहिए, तो बट दे आर इवन मोर क्वारलसम, सी ऑप्शन सही होगा। दे आर क्वारलसम इवन मोर नहीं, बट इवन मोर दे आर नहीं, ये भी नहीं होगा, और बट ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और नो इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं, आंसर हो जाएगा बट दे आर इवन मोर क्वारलसम। तो माय नेबर्स आर एक्सट्रीमली नॉइजी बट दे आर इवन मोर, तो मेरे जो नेबर्स है, पड़ोसी है, वो एक्सट्रीमली नॉइजी तो है ही, बट दे आर वो क्वारलसम और ज्यादा है, तो इस फॉर्म में ये जाना चाहिए। ओके, या तो ऐसा होता सेंटेंस माय नेबर्स आर नॉट ओनली एक्सट्रीमली नॉइजी बट ऑल्सो, या बट इवन मोर, तब ऐसे में हम लिखते हैं बट इवन मोर क्वारलसम केवल, फिर दे आर वगैरह भी नहीं आता। बट यहाँ क्योंकि बट एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, तो जब कंजंक्शन की तरह कुछ यूज होता है तो ऐसे में बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मेशन चालू होगा पैरेललिज्म के चलते। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट आंसर शुड बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question here says the teacher warned him dash that type of labs. Warned him of something होता है अगर कुछ ऐसी चीज है तो, और नहीं तो फिर against होता है, warn someone against some negative thing। तो अभी क्या है, तो warned him of that type of labs, labs already negative है तो off नहीं लग सकता, फिर against चाहिए, है क्या ऑप्शन में, डेफिनेटली है ऑप्शन 4 में against, तो against should be the correct answer here। Okay, warned him against that type of labs। warned him of something, warned him of केवल one word कुछ होता तो possible था warned him of something। okay, but warned him against doing something, या against जैसा कि यहाँ लिखा है क्या है, against that kind of labs, that type of labs, तो इस हिसाब से against perfect choice है। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी ऑप्शंस आएंगे नहीं यहाँ पे, on या towards या in या off नहीं जा पाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है he has put dash the meeting। अब पुट डैश मीटिंग, पुट से एक वर्ड होता है पुट ऑन, पुट ऑन मतलब कुछ चढ़ा लेना है ना, पुट ऑन जैसे पुट ऑन द कोट इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड हियर, नहीं तो पुट ऑफ होता है, ध्यान रखना, दो वर्ड्स का आपको ध्यान होना चाहिए। पुट ऑफ विच मीन्स टू पोस्टपोन समथिंग, पुट ऑफ विच मीन्स टू पोस्टपोन समथिंग। वैसे एक वर्ड और ध्यान रखना जो ऑफ के साथ ही जाता है, वो होता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ की बात हो रही है तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल समथिंग। याद रखने का तरीका, सी फॉर कॉल ऑफ, सी फॉर कैंसिल, पी फॉर पुट ऑफ, पी फॉर पोस्टपोन। ओके, ये अच्छा तरीका है याद रखने का, कॉल ऑफ कैंसिल करना, पुट ऑफ पोस्टपोन करना। ही हैज पुट डैश द मीटिंग, पुट ऑफ हो सकता है, पुट अवे द मीटिंग, मीटिंग कोई टेंजिबल चीज नहीं है कि उसको अलग रखे पुट अवे करे, नहीं। पुट अप का जो ज्यादातर यूज होता है ब्रिंग अप के सेंस में, ही हैज पुट अप अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ समवन, तो ऐसे में तब यूज हो सकता है। पुट आउट कुछ एक्सटिंग्विश करना, आग वाग लग रही है उस केस में, या किसी चीज को हटा देना, बंद करने के सेंस में, तब पुट ऑफ यूज हो सकता है, पुट आउट हो सकता है। और क्या ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है क्या, पुट ऑन। पुट ऑन मैंने बताया कुछ कोट वोट चढ़ाने के हिसाब से यूज किया जा सकता है, या शी हैज पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, ऐसे में मतलब गेन करने के सेंस में जाता है। आंसर होना चाहिए पुट ऑफ, दैट विल मेक द सेंटेंस करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन से, लेट्स सी। ओके, नाउ दिस इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन। कोर्स फॉर चैरियट रेसेस, तो कोर्स फॉर चैरियट रेसेस यानी कि घुड़दौड़, जो घोड़ों की दौड़ होती है उसके लिए जो एक पूरा वो जो यू कैन से स्टेडियम बोल सकते हैं, या स्टेडियम नहीं तो भी जो बेसिकली ये पूरा एरेना भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो एरिया होता है, ओके, एरिया जो होता है जहाँ पे घोड़ों की दौड़ होती है उसको क्या बोलते हैं,
हैंगर नहीं हो सकता, हैंगर इज अ प्लेस वेयर प्लेन्स आर केप्ट, ओके, प्लेन्स आर केप्ट। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी ऐसी मूवी जैसे फाइटर राइटर टाइप की देखी हो, या कोई भी ऐसी मूवी देखी हो जहाँ पे प्लेन्स रखे जाते हैं और फिर उनको लेके जाया जाता है एंड उड़ाया जाता है, वो हैंगर कहलाता है। हिप्पोड्रोम इज अ प्लेस वेयर chariot races are conducted, okay, so this can be the answer। एक बार और बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ओके, तो दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली द आंसर। सेनेटोरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके जो कैन से आपका इलाज वगैरह होता है, सेनेटोरियम, तो वो भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। एरेना, एरेना नॉर्मल रेसेस के लिए होता है, घोड़ों के रेसेस के लिए नहीं, ओके, नॉर्मल रेसेस के लिए एरेना यूज हो सकता है। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? एयर डॉग नहीं, एयर डॉग बिल्कुल हैंगर की तरह ही होता है जहाँ प्लेन्स वगैरह रहते हैं, तो ऐसे में आंसर होना चाहिए हिप्पोड्रोम। हिप्पोड्रोम शुड बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर। हिप्पोड्रोम इज अ प्लेस वेयर चैरियट रेसेस यानी कि घोड़े वोड़ों की दौड़ होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स सी। अगला वर्ड है जर्मीन। अगर बात हो रही है कुछ जर्मीन है तो जर्मीन का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सो सिनोनिम जर्मीन का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो एप्रोप्रिएट है, रेलेवेंट है टू दैट सिचुएशन। तो इसके हिसाब से अगर हम चले, लॉजिकल नहीं, पॉसिबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं, रेलेवेंट, यस, एप्रोप्रिएट के हिसाब से रेलेवेंट हो सकता है। रिप्रेसिबल मतलब किसी को जिसको कि यू कैन से कुछ ऐसा दबाया जा रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। आंसर शुड बी रेलेवेंट हियर, रेलेवेंट एप्रोप्रिएट के सेंस में ये सबसे सही है जर्मीन, ओके। याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, जर्मन लोग हमेशा रेलेवेंट बातें करते हैं, याद रखने का एक अच्छा तरीका हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग, लेट्स सी। तो लिखा है वुड यू माइंड डैश ऑन द लाइट। वुड यू माइंड, व्हेनेवर वी हैव माइंड द वर्ड, आई डोंट माइंड डूइंग समथिंग, वुड यू माइंड डूइंग समथिंग, तो वुड यू माइंड, माइंड के बाद एक जेरेंड आता है आईएनजी फॉर्म, तो वुड यू माइंड टर्निंग ऑन द लाइट टाइप का कुछ चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द लाइट चल जाएगा। टू स्विचिंग, माइंड टू डू समथिंग होता है, अगर होता भी तो माइंड स्विच टू नहीं, माइंड टू भी स्विचिंग बिल्कुल भी नहीं। और क्या है ऑप्शन में देखें तो स्विच नहीं, स्विच भी नहीं, जेरेंड चाहिए, तो डेफिनेटली आंसर शुड बी would you mind switching on the light, okay, would you mind turning on the light, would you mind working with me, इस तरह से वहां पे होता है। would you mind helping me, तो would you mind, mind के बाद gerund आना चाहिए, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक पोजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स इमीडिएटली लेस्ट दे आर डैश विद, ओके, तो रिकॉर्ड्स को जल्दी अपने गिरफ्त में ले लो, अपने मतलब गिरफ्त में ले लो, लेस्ट नहीं तो क्या हो जाएगा, दे आर डैश विद, दे आर डिस्ट्रॉयड विथ, नहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे कोई, मिसहैंडल्ड विथ, टैम्पर्ड विथ, मैन हैंडल्ड विथ, ओके, एंड लॉस। तो इस हिसाब से भाई रिकॉर्ड्स है अगर, और उसको जल्दी से पोजीशन ले लो, नहीं तो उसके साथ टैम्परिंग हो सकती है, एविडेंस टाइप की जो चीजें होती है उनकी टैम्परिंग होती है, तो ऐसे में टैम्पर्ड विथ होना चाहिए। टैम्पर एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ विथ ले भी सकता है, तो इट परफेक्टली फिट्स इन दिस ब्लैंक, तो आंसर होना चाहिए टैम्पर्ड विथ, ओके, टैम्पर विथ समथिंग इस फॉर्म में जाएगा। बाकी वर्ड्स वैसे भी विथ नहीं ले सकते, डिस्ट्रॉयड विथ समथिंग चाहिए, मिसहैंडल्ड विथ नहीं होता, मैन हैंडल्ड विथ नहीं होता, दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज टैम्पर्ड, ओके। मेन यही है कि आपको रीजन पता होना चाहिए अपने आंसर को चूज करने का। while eliminating the options, the main and the most important thing is choosing your answer while eliminating all the other options। incorrect choices को अगर आप eliminate करना सीख गए, that's how you can be confident of your answer, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है एरर स्पॉटिंग का है, which says like the commission has recommended its report, the rules need to be enforced more strictly। लाइक द कमीशन हैज रिकमेंडेड नहीं, लाइक नहीं हो सकता, ओके, लाइक नहीं, जैसा कमीशन ने, अब ये जैसा है ना, कंफ्यूज कर रहे हैं हिंदी में, क्योंकि आप लोग कर लोगे कि जैसा कमीशन ने रिकमेंड किया अपनी रिपोर्ट में तो रूल्स उस हिसाब से, तो ये लाइक नहीं है। लाइक का मीनिंग भी जैसा होता है, एक और वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है जैसा, एज, ओके, तो यहाँ एज एक्चुअली आना चाहिए, एज द कमीशन हैज रिकमेंडेड इट्स रिपोर्ट, जिस तरह से कमीशन ने अपने रिपोर्ट में जो है रिकमेंड किया है उस वे में रूल्स को क्या करना चाहिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में एनफोर्स करना चाहिए। तो लाइक नहीं, लाइक शुड बी रिप्लेस्ड विद एज। लाइक का यहाँ मीनिंग चेंज हो जाएगा, जैसे मतलब वो सिमिलैरिटी के सेंस में जाएगा जो इधर फिट नहीं हो रहा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन सी में अवेलेबल है, तो सी वाला ये आंसर मार्क किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट, so we have the next question which says everyone wanted to be the harbinger of the good news to the king।
तो बेसिकली हार्बिंजर मतलब होता है जो कि कुछ कैरी करके ले जाए अपना, मतलब वो जो भी है जो सबसे पहले किसी को बताना चाहते हैं। जैसे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में होता था ना, टीचर अगर मांग ले आपसे पेन या पेंसिल, तो आपको होता था कि हम सबसे पहले उनको वो दे सके। बिल्कुल वही होता है हार्बिंजर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, मोस्ट नियरली द अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट बताना है, मतलब जो उसमें आगे नहीं रहना चाहता, पीछे रहना चाहता है, ये अपोजिट होगा इसका। टेंडर नो, ओपोनेंट नो, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर प्री मतलब पहले, तो सब ये भी नहीं जाएगा, सिमिलर में हो सकता है। फॉलोअर, यस फॉलोअर होता है जो बाद में, जो किसी के पीछे पीछे चलता है। और फोर रनर मतलब भी आगे जाने वाला है। अगर सिमिलर मीनिंग पूछते हैं तो द आंसर शुड हैव बीन ऑप्शन 5, ऑप्शन ई, बट हियर वी हैव बीन आस्क्ड द ऑपोजिट, एंड ऑपोजिट के हिसाब से क्या, फॉलोअर विल बी द करेक्ट चॉइस। फॉलोअर जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। गॉट इट? आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्या है देखो, next question is, in the following question, out of the given alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word, that is foment. foment का मतलब होता है क्या, एक तरह से किसी को भड़काना, ओके, किसी को भड़काना, उकसाना, that is foment। और सिमिलर मीनिंग ही बताना है, तो ऐसे में भड़काने के लिए वेक्स नहीं, वेस्ट भी नहीं, रिनाउंस मतलब गिव अप करना वो भी नहीं, एंड वी हैव सीज, किसी चीज को जब्त कर लेना, बंद कर लेना नहीं। इंस्टिगेट लिखा है, इंस्टिगेट या स्टिर अप का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी को उकसाना, ठीक है। आंसर विल बी फोमेंट का, ये हो जाएगा आपका कौन सा, इंस्टिगेट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। फोमेंट मतलब होता है टू प्रोवोक समवन, टू प्रोवोक समवन, प्रोवोक करने के हिसाब से, भड़काने के हिसाब से इंस्टिगेट इज द परफेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग, लेट्स सी। So we have the next question here which says a serene mind can never be the pioneer of a great revolution. Now again italicized का opposite meaning बताना है, यानी कि serene, serene का मतलब होता है शांत, calm, okay, calm, शांत, और इसका opposite चाहिए। opposite कैसा होगा, jocular, happy के सेंस में जाता है नहीं, earnest मतलब भी जो बहुत you can say earnest desire जैसे हम बोलते हैं, तो earnest मतलब जो काफी उतावला है किसी चीज के लिए, वो भी पॉजिटिव में जाएगा। placid, प्लेसेड मतलब शांत, लेकिन हमें सिनोनिम नहीं, ऑपोजिट चाहिए। वी हैव बीन आस्क्ड द ऑपोजिट, मतलब शांत का ऑपोजिट क्या होता है, जो ज्यादा ऐसा मतलब एंग्शियस टाइप हो। एजिटेटेड, यस एजिटेटेड परफेक्ट चॉइस है। पॉइज्ड भी नहीं, तो एजिटेटेड परफेक्ट रहेगा। एजिटेटेड मतलब जो ऐसा बहुत ज्यादा वो है, यू कैन से उकसा वाला है, उस टाइप से नेगेटिव वे में, यही आपका परफेक्ट चॉइस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। ऑर्नेस्ट जो है वो पॉजिटिव ही वर्ड होता है, एजिटेटेड नेगेटिव होगा, एंड बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड वी नीड अपोजिट, दैट मींस वी नीड नेगेटिव, इसलिए एजिटेटेड परफेक्ट चॉइस होगा। मे बी आपके माइंड में है सर अर्नेस्ट भी उसी तरह का होता है, लेकिन अर्नेस्ट पॉजिटिव चीज के लिए होता है, एजिटेटेड नेगेटिव चीज के लिए होता है, एंड दैट इज व्हाई आंसर शुड बी नेगेटिव वाला, यानी कि डी। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। दिस इज एन इडियम, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड मतलब जो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो उसके लिए लगता है। आप कंफ्यूज के हिसाब से ऑप्शन है टू बी परप्लेक्स, यस पॉसिबल है, परप्लेक्स का मतलब कंफ्यूज होता है। टू बी कंसील्ड फ्रॉम व्यू, कंसील्ड मतलब हिडन नहीं। टू मीट विथ वंस डेथ, नहीं मरने के लिए नहीं। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, टू फाइंड वनसेल्फ इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, नहीं। टू बी अनबैफल्ड, अनबैफल्ड मतलब अपोजिट हो जाएगा फिर से, ये नहीं, हमें सेम मीनिंग के हिसाब से, बेस्ट एक्सप्रेसेस के हिसाब से चाहिए। तो द करेक्ट आंसर हियर शुड बी टू बी परप्लेक्स, टू बी कंफ्यूज। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज होना, ओके, परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज होना, कंफ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स सी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज टू रिप अप ओल्ड सोर्स। नाम में पता चल रहा है टू रिप अप ओल्ड सोर्स मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना टाइप का है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी कि जो पुराना कुछ है उसी को वापस ले आना। टू सेंश्योर समवन इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स, नहीं, सेंश्योर मतलब क्रिटिसाइज होता है, बट क्रिटिसाइज समवन इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स वो नहीं। टू स्ट्रेन वंस थॉट्स टू द मोस्ट मतलब अपने थॉट्स को रोके रखना वो भी नहीं। टू रिवाइव अ क्वारल विच वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, यस गड़े मुर्दे उखाड़ने के सेंस में ये सही जाएगा। ओके, और क्या है ऑप्शंस, टू प्रिजर्व वनसेल्फ फ्रॉम हार्म नहीं। टू रेप्रिमांड मतलब किसी को स्कोल्ड करना, सेंश्योर करना वो भी नहीं। आंसर शुड बी टू रिवाइव अ क्वारल विच वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, दैट विल बी द परफेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट की तरफ चले। अगला क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरर स्पॉटिंग का है, जो कि कह रहा है क्या, लेट्स सी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड बीइंग इंटेलिजेंट आर द क्वालिटीज व्हिच वी लुक फॉर व्हेन वी इंटरव्यू एप्लीकेंट्स। ऐसे क्वेश्चन में ये सुनने में बुरा नहीं लगता, बट देयर इज अ प्रॉब्लम with the parallel structure of the sentence. Okay,
वो क्या, ऑनेस्टी लिखा है विच इज नो डाउट अ नाउन, ऑनेस्टी इज अ नाउन, फिर लिखा है कॉमा इंटीग्रिटी एक और नाउन, और फिर लिखा है बीइंग इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ क्वालिटी, यहाँ पे भी नाउन ही फॉर्म चाहिए, और नाउन फॉर्म में यहाँ पे बीइंग इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस सही होगा, ठीक है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस तब जाके सही होगा कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड इंटेलिजेंस आर द क्वालिटीज। बीइंग इंटेलिजेंट जो है वो अपने आप में स्टेट हो जाएगा, हमें स्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्टेट ऑफ बीइंग की जगह हमें वो क्वालिटी चाहिए। तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड इंटेलिजेंस आर द क्वालिटीज which we look for when we interview applicants, then it will be correct option A, third option में available है which is the correct answer. Okay, next question की तरफ देखते हैं, अगला question क्या कह रहा है। So next question is all about क्या ये sentence improvement. Okay, the farmers are working in the field from sunrise and will continue to do so until sunset. अब अगर सनराइज से कुछ शुरू हुआ है, मतलब जो है पास्ट में कोई चीज शुरू हुई है और प्रेजेंट तक चल रही है, इवन आगे तक चलती रहेगी। सो दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ओके, अगर ये प्रेजेंट है, मान लो ये प्रेजेंट है, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है, तो दिस इज टर्म्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर यही एक्शन शुरू होता लेकिन प्रेजेंट से पहले खत्म हो जाता तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता। तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैव बीन वर्किंग चाहिए, हैव बीन वर्किंग यहाँ है, हैव वर्कड नहीं हो सकता क्योंकि अभी और कंटिन्यू करेंगे बोल रहे हैं। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें और क्या होगा, अगर इसके हिसाब से चले तो और क्या हो सकता है, लेकिन देखे, ओके जस्ट अ मिनट प्लीज, या सो वर वर्किंग नहीं होगा, हैव वर्किंग, हैव बीन वर्किंग चाहिए, तब जाके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से ये सेट होता है। हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड होना चाहिए, ऑप्शन ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेनी सिटीज वर इंसिनरेटेड ड्यूरिंग द वॉर। इंसिनरेटेड का मतलब होता है क्या, इंसिनरेटेड का मतलब होता है जब आग लगा के जला दिया जाए किसी चीज को, उसको बोलता है इंसिनरेटेड। ओके, तो अटैक्ड नहीं, बॉम्ब्ड नहीं, बॉम्ब से भी आग लगा के जलाने वाली चीज नहीं होती। सीज्ड मतलब एंड कर देना, वो भी नहीं। बर्न्ड है, बर्न्ड विल बी द करेक्ट चॉइस, बर्न्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बर्न का मतलब होगा आग लगा के जला देना। ओके, तो बर्न सही है, वेट भी नहीं हो सकता, आंसर शुड बी बर्न। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है वैंक्विश। वैंक्विश का क्या बताना है, वैंक्विश का हमें बताना है नियरेस्ट टू द ऑपोजिट इन मीनिंग, नियरेस्ट टू द ऑपोजिट इन मीनिंग। तो वैंक्विश का मतलब होता है किसी को डिफीट कर देना, हरा देना। ओके, हरा देना, तो एक तरफ आप हरा दोगे, दूसरी तरफ आप हार जाओगे, यही तो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट बताना है ना, ऑपोजिट बताना है। तो ऐसे में हार जाने वाले सेंस में कुछ चाहिए। डीबेस, डीबेस मतलब किसी चीज के बेस फाउंडेशन को इरोड कर देना, नहीं। र्यून मतलब तबाह कर देना। सरेंडर, ये सरेंडर हो सकता है क्योंकि सरेंडर का मतलब होता है जब हम अपनी हार मान ले, एक तरफ हम हरा दे, दूसरी तरफ अपनी हार मान ले, यस सरेंडर कैन बी द करेक्ट चॉइस। और क्या ऑप्शन दिए हैं देखे, तो डिस्ट्रॉय लिखा है, डिस्ट्रॉय नहीं, एंड सरमाउंट भी नहीं, यस डेफिनेटली आंसर शुड बी सरेंडर, सरेंडर जो है वो करेक्ट चॉइस माना जाएगा। ओके, क्योंकि वैंक्विश का मतलब होता है टू डिफीट समवन, अगर मैं लिख दूं वैंक्विश का मतलब है टू डिफीट समवन, टू डिफीट समवन, वैंक्विश मींस टू डिफीट समवन, और वहीं दूसरी तरफ टू एक्सेप्ट डिफीट है ना, टू एक्सेप्ट डिफीट, तो टू डिफीट समवन का अपोजिट क्या होगा, टू सरेंडर, तो वो आपका परफेक्ट चॉइस हो जाएगा। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्या है, नेक्स्ट लिखा है डिवाउट। डिवाउट का मतलब होता है, कैसे याद रखो पहले तो डिवाउट को, डिवोट पढ़ते मेरे दिमाग में DEVO तो पहले ही आ जाता है, और किससे बनता है, डिवोटेड। ठीक है, डिवोटेड, डिवोटेड मतलब डिवोट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा रिलीजियस हो, बहुत ज्यादा रिलीजियस हो। और हमें करना क्या है, सिनोनिम या एंटोनिम, नियरेस्ट टू द ऑपोजिट इन मीनिंग, दैट मींस वी नीड द एंटोनिम। तो एंटोनिम डिवोटेड है, दूसरी तरफ कौन होगा, जो डिवोटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा, जो डिवोटेड नहीं है, डिवोटेड जो होंगे या डिवोटेड जो होता है रिलीजियस है, तो उसकी बिलीफ्स जो है वो मतलब रिस्पेक्ट देता है उस रिलीजन को इस तरह से, उसके हिसाब से मैग्निफिसेंट नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड है, डिवोट है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो ऐसे में अगर देखें तो मैग्निफिसेंट भी पॉजिटिव है, नहीं हो सकता, सेंट भी पॉजिटिव है, नहीं, ठीक है, स्टूपिड नेगेटिव, इररेवरेंट नेगेटिव, पायस मतलब सेक्रेट टाइप का, ये भी पॉजिटिव, हमें चाहिए तो नेगेटिव ही, बट डिवोटेड का स्टूपिड से कोई कनेक्शन नहीं है अपोजिट होने के बावजूद भी। इररेवरेंट हो जाएगा, रेवरेंट का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, है ना। इफ यू आर फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, मे बी आपने देखा होगा, या आपका कोई भाई बहन दोस्त कोई अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है
तो उन लोगों को जब एप्लीकेशन लिखवाई जाती है तो लिखा रहता था रेवरेंट फादर, है ना, और जबकि नॉर्मल नॉन कॉन्वेंट स्कूल में रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर ऐसा लिखा जाता था, है ना। तो रेवरेंट फादर का मतलब है रिस्पेक्टेड फादर, उनके यहाँ फादर और सिस्टर वाला सिस्टम होता है। तो ऐसे में रेवरेंट वही हो गया, रेवरेंट मतलब रिस्पेक्टेड, और इररेवरेंट मतलब नॉट रिस्पेक्टेड। तो ये डिवोट जो कि रिलीजियस सेंस में जाता है, ओके, रिलीजियस सेंस में जाता है, तो हमें कुछ वैसा ही चाहिए। रिलीजियस में हम रिस्पेक्ट करते हैं जो भी है उस रिलीजन को, जो रिस्पेक्ट करे, एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल ऑफ सम रिलीजन, तो उसके हिसाब से इररेवरेंट हो जाएगा डिसरिस्पेक्टफुल के सेंस में। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, लिखा है सम पीपल आर एक्सट्रीमली फास्टिडियस इन देयर चॉइस ऑफ ड्रेस। फास्टिडियस का मतलब होता है क्या, कोई ऐसे जो कि बिल्कुल मतलब यू कैन से जो अपनी उससे मतलब जिनको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए, ओके, जो कि छोटी मोटी भी ऐसी बारीकियां भी गलत भी नहीं एक्सेप्ट करते, उस तरह के लोग। और फास्टिडियस क्या है, फास्टिडियस को याद रखने का तरीका सबसे अच्छा रहेगा, ऐसे याद रख सकते हो, फास्ट डसना, फास्ट और डस, है ना। जैसे जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जो मतलब वैसे टाइप के मैनेजर्स होते हैं प्राइवेट कंपनीज में, वहाँ ऐसा आपने देखा देखा होगा कि वो फास्टिडियस होते हैं, उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, ऐसा चाहिए ना, फास्ट डसते रहते हैं। तो बस उस वे में याद रखो, फास्ट डसते रहते हैं। तो इसका मतलब है जिनको कि जो वन हु नीड्स परफेक्शन इन एवरीथिंग, वन हु कैन नॉट इवन मीन्स होता है ना, जो बेसिकली छोटी मोटी गलतियां भी ओवरलुक नहीं करेंगे, वो वहां पे एक एक बारीकी में होने चाहिए। पॉम्पस का मतलब होता है, पॉम्पस मतलब कुछ शो ऑफ जो करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा आजकल एप्पल फोन का बड़ा क्रेज है कि लोग सेल्फी, मिरर सेल्फी लेते हैं और शो ऑफ है, पॉम्पस टाइप का वो वहां पे दिखाते हैं, मतलब शोइंग सामने, जो कि जैसे कि सामने वाले को इंफीरियर सा फील हो, उस टाइप का। फसी, फसी का मतलब होता है यही जो बिल्कुल बारीकियों पे भी ध्यान दे, है ना, उस टाइप का। तो सिनोनिम ही चाहिए क्या, यस हो सकता है फिर आंसर। केयरलेस नहीं, केयरलेस का मतलब हो जाएगा जो रिकलेस हो, केयरलेस हो, ध्यान नहीं देता छोटी मोटी बातों पे, वो नहीं होगा। ओके, डिस्क्रिमिनेटिंग भी नहीं हो सकता। और क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्लमजी, क्लमजी मतलब होता है जो यू कैन से क्लमजी टाइप का है, बटरी फिंगर्स जैसे कि कोई हो जो नॉट गुड इन हैंडलिंग थिंग्स, तो उस सेंस में क्लमजी जाता है। आंसर शुड बी फजी हियर, फजी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, फजी विल बी द करेक्ट चॉइस। ओके, फजी विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ फास्टिडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एज अ लास्ट डैश द स्टूडेंट्स हैव अपील टू द प्रिंसिपल। ये तो एक फ्रेज होता है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ऑप्शन है तो वही हो जाएगा आंसर। एज अ लास्ट मेथड नहीं, एज अ लास्ट चांस नहीं, एज अ लास्ट कोर्स नहीं, एज अ लास्ट रिजॉर्ट। एज अ लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है, एक फ्रेज ही है इडियम की तरह, तो लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है आखिरी रास्ता। ओके, आखिरी रास्ता, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट, एज अ लास्ट रिजॉर्ट। और क्या ऑप्शन है, एज अ लास्ट एक्शन नहीं, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट द स्टूडेंट्स हैव अपील टू द प्रिंसिपल, आखिरी चारे के रूप में या आखिरी रास्ते के रूप में उन्होंने प्रिंसिपल से अपील की है। एज अ लास्ट रिजॉर्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ, प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ। तो ऑबिचुअरी लीव आपने देखी होगी, सुनी होगी, ऑबिचुअरी लीव, ये ऑबिचुअरी। तो ऑबिचुअरी का मतलब हो जाएगा भाई कुछ भी जब शोक संदेश दिया जाता है किसी के मरने के बाद, शोक संदेश जो दिया जाता है उसके लिए बोला जाता है आपका क्या, ऑबिचुअरी। ओके, कैलेमनी नहीं हो सकता, कैलेमनी नहीं हो सकता, कंडोलेंस होता उसी तरह का है बट नॉट रिलेटेड टू प्रिंटेड नोटिस। कंडोलेंस मतलब जब हम सांत्वना देते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, वो होता है, बट वो नहीं। देन वी हैव एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। ओके, ये एक बोर्ड होता है, ओके, जहाँ पे कुछ ऐसा लिखा जाता है, एबीसीडी वगैरह लिखा रहता है, और उस हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा ओइजा भी नहीं होता, कुछ अजीब ही अलग टाइप का ही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो एक बोर्ड होता है जहाँ पे कुछ ऐसा लिखा जाता है, एबीसीडी ऐसा लिखा रहता है, और उसको आप वो कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, तो उस टाइप की चीज को बोला जाता है, वो भी नहीं। सोलेस, फाइंडिंग सोलेस इन समथिंग, मतलब जहाँ हमें तसल्ली मिलती है कुछ चीज से, कोई ऐसे लोग या कोई ऐसी चीज जिसको देखकर या जिनसे मिलकर हमें तसल्ली मिलती है, अपनी चीज जो भी है, दिल की बात हम कह पाते हैं, तो वो होता है सोलेस। ओके, फाइंडिंग सोलेस इन समथिंग, तो ऐसे में आंसर होना चाहिए ऑबिचुअरी, दैट विल बी द परफेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो बसेज आर प्लाइंग डैश द रोड एज द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक। प्लाई ऑन द रोड, ये एक फ्रेज होता है, प्लाई ऑन रोड मतलब रनिंग ऑन रोड, ठीक है। तो प्लाइंग ऑन द रोड ऑप्शन देखो कहाँ है, प्लाइंग ऑन द रोड, ये रहा ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर, प्लाइंग ऑन द रोड विल बी द करेक्ट चॉइस। प्लाइंग इन द रोड नहीं, टू द रोड नहीं, ओवर नहीं, अपॉन नहीं, वैसे भी रोड है, रोड जो है रोड के सरफेस पे कुछ चीज टच हो तभी वो चलेगी उस पर, है ना।
ओवर होता है तब जब कुछ चीज थोड़ा हवा में हो, थोड़ा डिस्टेंस हो। अपॉन तब होता है जब कुछ हवा में थोड़ी देर होने के बाद फिर सरफेस पे टच हो, वो भी नहीं। टू यहाँ आ नहीं सकता, टू किसी से कनेक्टेड के सेंस में आता है। इन तब जब अंदर की बात हो या किसी बाउंड्री के अंदर की बात हो, नॉट पॉसिबल। फ्लाइंग ऑन द रोड परफेक्ट चॉइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ही हैज टर्न्ड द टेबल्स ऑन हिज एनिमी। टर्न द टेबल्स, ये एक इडियम होता है, टर्न द टेबल्स। टर्न द टेबल्स का मतलब होता है क्या, टर्न द टेबल्स जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, याद है, जहां पे बहुत रन बचे थे बनाने के लिए, और फिर जो है कोहली ने बिल्कुल एक अलग ही लेवल का कुछ परफॉर्मेंस दिया था, और 82 आई गेस बनाए थे उन्होंने, 82 नॉट आउट। और उस समय वो जो लास्ट के 50 रन थे, कुछ 3 ओवर्स में ही चाहिए थे, वो बहुत बेहतरीन वे में, तो ही टर्न द टेबल्स। उस समय परसेंटेज बहुत कम था, एंड ही चेंज दैट, है ना, टर्न द टेबल्स ऑन हिज एनिमी। या जो वर्ल्ड कप हम जीते भी 2024 वाला, जून 29 को जो हुआ था, तो उस समय भी 30 रन्स चाहिए थे 30 बॉल्स में, जो काफी इजीली बन सकते थे। एंड उसमें बुमराह का एक ओवर जिससे कि रन्स रुके, रन की गति रुकी, और उसके बाद पांड्या का ओवर जिसमें विकेट आया, और फिर उसके बाद वापस बुमराह का और अर्शदीप का ओवर। तो ऑल दोस थिंग्स यू कैन से हेल्प इन टर्निंग द टेबल। सूर्य कुमार यादव का वो कैच, ऑल दीस थिंग्स टर्न द टेबल्स ऑन द एनिमी, मतलब बिल्कुल मामला पलट देना। ओके, मामला पलट देना। हिट नहीं, क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स फॉर नहीं, बिहेव्ड हॉस्पिटेबली टुवर्ड्स नहीं, चेंज्ड पॉसिबल डिफीट इनटू विक्ट्री। याद है परसेंटेज वहां पे था 8% इंडिया, 92% साउथ अफ्रीका, या ऐसा ही पाकिस्तान और इंडिया के केस में था। तो यही था चेंज पॉसिबल डिफीट। पॉसिबल डिफीट थी, यही हो रहा था, हार रहे थे, लेकिन उसको विक्ट्री में तब्दील कर देना। दैट इज व्हाट वी कैन से, चेंज पॉसिबल डिफीट इनटू विक्ट्री। ओके, दैट इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो लिखा है, द रॉबरी वॉज कमिटेड इन द वी आवर्स ऑफ द डे। वी आवर्स ऑफ, वी का वैसे मतलब होता है टाइनी, स्मॉल। वी बिट एक फ्रेज होता है, अ वी बिट मतलब इतू सा। तो अ वी बिट, या यहाँ पे लिखा है इन द वी आवर्स ऑफ द डे, मतलब स्मॉल टाइनी के सेंस मतलब अर्ली आवर्स ऑफ द डे। ठीक है, जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, भोर का समय जो होता है, उसको बोलते हैं वी आवर्स ऑफ द डे। एट डॉन नहीं, डॉन मतलब सुबह हो गया, हो सकता है आंसर। ओके, सुबह। नून टाइम नहीं, बिफोर मिडनाइट बिल्कुल नहीं, इन द इवनिंग नहीं, इन द आफ्टरनून नहीं, तो एट डॉन ही होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले और बताया था डॉन का मीनिंग, है ना, डॉन, द डॉन, वो न्यूज़पेपर का भी नाम है। तो भोर का समय, इन द वी आवर्स ऑफ द डे, परफेक्ट है, इन द वी आवर्स ऑफ द डे मतलब एट डॉन। ओके, सुबह सुबह, भोर काल, भोर के समय। पहाटे, जे पहाटे बोला जाता है, एक टर्म होता है मराठी में, बस वही। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट की तरफ, द फादर एडवाइज्ड सन टू गिव डैश बैड कंपनी। टू गिव डैश बैड कंपनी, द फादर एडवाइज्ड सन मतलब छोड़ देना बैड कंपनी। अगर आपके जो भी ऐसे बुरी संगत है उसको छोड़ दो। छोड़ देने के लिए गिव के साथ वर्ड गिव अप आता है। गिव अप मतलब छोड़ देना, सरेंडर कर देना, है ना। गिव ऑफ मुश्किल है, गिव अवे टाइप होता है, जैसे कुछ फ्री में बांटा जा रहा है, वो भी नहीं हो सकता। गिव आउट नहीं, गिव आउट भी नहीं होगा। एंड व्हाट वी हैव, गिव फॉर नहीं, गिव अप हो जाएगा। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। गिव अप परफेक्ट चॉइस हो जाएगा। गिव अप मतलब सरेंडर कर देना, त्याग देना। त्याग देने के हिसाब से ये परफेक्ट सही है। ओके, छोड़ देने के सेंस में। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ पोस्टिंग दीज लेटर्स ऑफ माई रिलेटिव्स। ओके, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ पोस्टिंग, प्लीज रिमाइंड मी टू डू समथिंग। तो प्लीज रिमाइंड मी टू पोस्ट हो सकता है। ओके, प्लीज रिमाइंड मी टू डू समथिंग, प्लीज रिमाइंड मी टू पोस्ट दीज लेटर्स ऑफ माई रिलेटिव। टू हैव पोस्टेड नहीं, ये तो कंप्लीटेड एक्टिविटी को शो करता है, नहीं मुझे रिमाइंड करो कि मैं कर दूं आगे, तो टू हैव पोस्टेड नहीं। फॉर पोस्टिंग फिर नहीं होगा। रिमाइंड मी ऑफ, रिमाइंड मी टू डू समथिंग या रिमाइंड मी ऑफ डूइंग समथिंग, बेसिकली ऐसा हो सकता है, लेकिन रिमाइंड मी फॉर नहीं होगा। रिमाइंड मी टू पोस्टिंग भी नहीं हो सकता, रिमाइंड मी टू के साथ V1 आता है, टू पोस्टिंग नहीं हो सकता। तो परफेक्ट चॉइस होगा रिमाइंड मी टू डू समथिंग होना चाहिए। फॉर जो पोस्टिंग लिखा है वो, या कौन सा लिखा है, ऑफ पोस्टिंग, वो भी नहीं, रिमाइंड मी टू डू समथिंग ही होता है, इसलिए टू डू समथिंग के हिसाब से टू पोस्ट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा। ओके, आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट लिखा है, एजुकेटेड मैन्स वे ऑफ लाइफ कैन बी कॉन्ट्रास्टेड टू दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। कॉन्ट्रास्टेड के साथ प्रीपोजिशन लगता है विथ, कॉन्ट्रास्ट विथ समथिंग, है ना, इन कॉन्ट्रास्ट विथ समथिंग, कॉन्ट्रास्ट विथ समथिंग, कॉन्ट्रास्टेड विथ ऑप्शन में भी है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और क्या ऑप्शन है, अगेंस्ट नहीं, बाय नहीं, तो कॉन्ट्रास्टेड विथ परफेक्ट चॉइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय फ्रेंड नोज सेवरल इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस
but he has special command over English in which he has written a few books also. स्पेशल कमांड ओवर इंग्लिश नहीं होना चाहिए. स्पेशल कमांड वो तब होता है जब हम जैसे ही हिज माय फ्रेंड नोज सेवरल इंडियन लैंग्वेज, इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस, बट ही हैज स्पेशल कमांड. यहाँ लिखने के हिसाब से बात हो रही है, रिटर्न लिखा हुआ है, तो इट्स बेटर टू यूज स्पेशल कमांड इन इंग्लिश होना चाहिए. ठीक है, या स्पेशल कमांड ऑन इंग्लिश भी चलेगा बट ओवर नहीं. स्पेशल कमांड इन इंग्लिश इन विच ही हैज रिटन अ फ्यू बुक्स, क्योंकि रिटर्न की बात है. स्पेशल कमांड ओवर समथिंग इज लाइक जब हम यू कैन से कमांड ओवर, स्पेशल कमांड ओवर किसी स्किल एक्सपर्टीज पे जब ऐसा आता है तो स्पेशल कमांड ओवर समथिंग हो सकता है. लेकिन यहाँ लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में स्पेशल कमांड मतलब उसमें एक्सपर्टीज होने के सेंस में स्पेशल कमांड इन इंग्लिश इज अ बेटर चॉइस. ओके, नेक्स्ट की तरफ देखें और क्या है. सो आगे क्वेश्चन है, वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, गैरलेस टर्म होता है, उसके लिए गैरलेस है क्या ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एलोक्यूयू. एलोक्यूयू ये जो है ये टॉक के लिए एक रूट वर्ड होता है. इसके चलते बहुत सारे वर्ड्स आते हैं. एक वर्ड आता है सोमनालोक्वी. ओके, मतलब जो नींद में सोते वक्त जो है बात करता है, बोलता है वो. वैसे लोक्वेशियस जो बहुत ज्यादा बोलता है वो. वोरेशियस जो ज्यादा खाता है. ओके, जो बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है, या वोरेशियस रीडर भी होता है, मतलब फॉन्ड ऑफ समथिंग. इम्पेक्यूनियस बहुत ही गरीब है उस टाइप के लिए यूज होता है. ग्रीडी के लिए लगता है एवरिशियस, वो भी नहीं होगा. रेटिसेंट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करता या बात नहीं करता, अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, होता है रेटिसेंट. आंसर शुड बी ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे हमारे बाकी क्वेश्चन होता है. वी आर लेफ्ट विथ ओनली एंड ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. देखें क्या लिखा है इसमें. सो हियर द फर्स्ट पैसेज. Educational planning should aim at meeting the educational needs of the entire population of all age groups. Whenever dealing with RC passages, reading comprehension, ये मेरी तरफ से आपको एक सजेशन रहेगा कि इसको केवल पढ़ो मत, क्योंकि केवल पढ़ते रहोगे तो खो जाओगे. बेटर विल बी टू विजुअलाइज वॉट एवर यू आर रीडिंग. दैट मीन्स जो भी आप पढ़ रहे हो उसको केवल पढ़ो मत, बल्कि पढ़ने के साथ साथ उसको इमेजिनेशन में लाओ, अपने पिक्चराइज करो उसको, सो दैट यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड देन सी द चेंज. आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और क्वेश्चंस भी इजीली आंसरेबल होंगे. तो लिखा है एजुकेशनल प्लानिंग शुड एम एट मीटिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स. While the traditional structure of the education as a three-layer hierarchy from the primary stage to the university represents the core, we should not overlook the periphery, which is equally important. Under modern conditions, workers need to rewind or renew their enthusiasm or strike out in a new direction or improve their skills as much as did any university professor. The retired and the aged have their needs as well. Educational planning, in their words, should take care of the needs of everyone. ठीक है. Our structures of education have been built up on the assumption that there is a terminal point to education. तो सही बात है, कह रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जिस वे में बना है, जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, वो इस वे में बना है कि उसका टर्मिनल मतलब एक एंड पॉइंट रहेगा. जबकि एजुकेशन कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है कि जो खत्म हो जाए बस इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है. काफी लोग होते हैं जो 12th किए, कॉलेज के बाद उसके बाद कभी कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ सीखते ही नहीं है. तो दैट वे देयर लाइफ विल एक्चुअली बी इन स्ट्रगल. ओके, कुछ पढ़ते रहते हो आप तो आप कुछ नई नॉलेज गेन करते रहते हो एंड दैट शुड कंटिन्यू. वही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं. दिस बेसिक डिफेक्ट हैज बिकम ऑल द मोर हार्मफुल टुडे. A UNESCO report entitled Learning to Be Prepared by Edgar Foray and others in 1973 asserts that the education of children must prepare the future adult for various forms of self-learning. A viable education system of the future should consist of modules with different kinds of functions, serving a diversity of constituents, and performance, not the period of study, should be the basis for credentials. Credentials का basis performance होना चाहिए, period of study नहीं कि कितने साल पढ़े हैं या कितने टाइम पढ़े हैं. The writing is already on the wall. In the view of the fact that the significance of a commitment of lifelong learning and lifetime education is being discussed only in recent years, even in educationally advanced countries, the possibility of idea becoming an integral part of educational thinking seems to be a far cry. एक idiom होता है far cry. ठीक है. For to move in that direction means much more that than some simple rearrangement of the present organization of education, but a good beginning can be made by developing open university programs for older learners of different categories and introducing extension services in the conventional colleges and schools. Also, these institutions should learn to cooperate with the numerous community organizations such as libraries, museums, municipal
recreational programs, health services, etc. So now the first question here is, what is the main thrust of the author? ऑथर का मेन थ्रस्ट क्या है, मेन पुश क्या है, ये पूछ रहे हैं. फॉर्मल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉन फॉर्मल. यहाँ फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में नहीं डिस्कशन था. वन शुड नेवर सीज टू लर्न. यस, ये हो सकता है. वन शुड नेवर स्टॉप टू लर्न, क्योंकि वहां टर्मिनल वाली जो बात लिखी थी कि टर्मिनल पॉइंट पे बना हुआ है हमारा एजुकेशन सिस्टम और फिर वही सबसे ज्यादा डेंजरस है. तो यस, मेन थ्रस्ट हो सकता है कि हमें लर्न करना बंद नहीं करना चाहिए. पॉसिबली द आंसर, नॉट श्योर येट. ट्रेडिशनल सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथन, नहीं, दैट वाज नॉट द होल थ्रस्ट वाज नॉट अबाउट कि ट्रेडिशनल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए. नहीं, उन्होंने ट्रेडिशनल सिस्टम को पहले ही गलत ठहरा दिया है. इट इज इम्पॉसिबल टू मीट द नीड्स ऑफ एवरीवन, दिस वाज नॉट द कोर पॉइंट. एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन. नहीं, ऐसा भी नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है प्रेजेंट सिस्टम एक्सटर्नल सिस्टम का. आंसर शुड बी व्हाट? आंसर शुड हियर बी ऑप्शन बी, दैट इज वन शुड नेवर सीज टू लर्न, वन शुड नेवर स्टॉप टू लर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ द ऑथर. ऑथर ने ये लिखा है तो क्या पर्पस से लिखा है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? टू स्ट्रेंथन द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम. प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं, उन्होंने बोला कि प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम उतना सही नहीं है, वही सबसे ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो एंड पॉइंट पे आ जाता है. टू सपोर्ट नॉन कन्वेंशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, जैसे किसी कन्वेंशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने की बात नहीं है. टू क्रिटिसाइज द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम, ये पर्पस नहीं था ऑथर का कि क्रिटिसाइज कर दे. ठीक है. टू प्रेजेंट अ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए. हाँ, उन्होंने जिस हिसाब से बताया है यहाँ पे कि ऐसा करना चाहिए, बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने कहा कि यू कैन से क्या, डाइवर्सिटी सीख करनी चाहिए, डाइवर्सिटी सर्व करनी चाहिए, परफॉर्मेंस जो है वो बेसिस होना चाहिए ना कि पीरियड ऑफ स्टडी. फिर आगे बताया है कि उन्हें और क्या करना चाहिए, तो ये करने के लिए यू कैन से ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होने चाहिए ओल्डर लर्नर्स के लिए. तो बेसिकली एक प्रैक्टिकल तरीका ही बताया जा रहा है, तो विच विल बी करेक्ट. टू सपोर्ट द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, नहीं, टू प्रेजेंट अ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द करेक्ट चॉइस. डी ऑप्शन विल बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर एजुकेशनल प्लान शुड अटेम्प्ट टू. तो यहाँ पे क्या होगा? एजुकेशनल प्लान का क्या अटेम्प्ट, शुड अटेम्प्ट टू डू व्हाट? एजुकेशनल प्लान के बारे में बात कही हुई थी यहाँ पे. एजुकेशनल प्लान, ओके, चलो देखते हैं. एजुकेशनल प्लान शुड बी, ठीक है, एक बार ऑप्शन देखते हैं फिर समझते हैं क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर एजुकेशनल प्लान शुड अटेम्प्ट टू एनकरेज कन्वेंशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, डिसाइडेड टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन, बिल्कुल भी नहीं. साफ लिखा था वहां पे कि वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ट्रेन द पीपल एट द कोर, नो, दैट इज नॉट द एजुकेशनल प्लान शुड अटेम्प्ट टू ट्रेन द पीपल एट द कोर. ओवरलुक द पीपल ऑन द पेरिफेरी, ओवरलुक तो बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे. फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ एवरीवन, यस, फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ एवरीवन. देखा जाए तो ये जो है प्लान होना चाहिए. ये कहीं तो मेंशन है, कहीं पढ़ा था, देखते हैं क्या लिखा था. तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो ये सब लिखा ही हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, है ना. लर्नर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड इंट्रोड्यूस एक्सटेंशन सर्विसेज इन द कन्वेंशनल कॉलेज एंड स्कूल्स. इंस्टीट्यूशन शुड लर्न टू कोऑपरेट विद न्यूमरस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज लाइब्रेरी. सब लोगों को, मतलब इंक्लूसिव की बात हुई है पूरे वे में. जो बात हो रही है वो इंक्लूसिव लर्निंग की बात हो रही है, सब लोगों को इंक्लूड करते हुए चला जाना चाहिए, है ना. उसी के बारे में यहाँ पे पूरा जिक्र भी हुआ है. तो यस, बेस्ड ऑन दैट आवर आंसर शुड बी फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरीवन. दैट विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अगला क्या लिखा है देखो. तो नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द व्हाट मेजर्स शुड ओपन यूनिवर्सिटी अडॉप्ट टू मीट मॉडर्न कंडीशंस. ये लिखा है ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स फॉर ओल्डर लर्नर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड इंट्रोड्यूसिंग एक्सटेंशन सर्विसेज इन द कन्वेंशनल कॉलेजेस एंड स्कूल्स. तो open more colleges on traditional lines, no. Cater to the needs of those who represent core, no. Develop various programs for adult learners, yes. Develop various programs for adult learners, older learners, yes. Adult learners, ये हो जाएगा आपका आंसर. और क्या है ऑप्शन में देखो, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, नहीं. डी रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं. आंसर शुड बी ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है. अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखें.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रेज अ फार क्राई। फार क्राई का मतलब क्या होता है? एक इडियम होता है फार क्राई, मतलब जो अपोजिट टू दैट ऑफ, मतलब जिसको अभी अचीव करना इम्पॉसिबल है, इट्स अ फार क्राई। ओके, जिसको यू कैन से अचीव करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो वेरी फनी नहीं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये सिनोनिम हो सकता है, लेकिन इन्होंने ऑपोजिट पूछा है। अपोजिट पूछा है तो अ थियोरेटिकल सजेशन नहीं, अ रियलिटी, जो भाई सोच से परे है, और वही रियलिटी। अपोजिट क्या हो जाएगा कि वह रियलिटी है। रियलिटी इज द परफेक्ट चॉइस, डिफिकल्ट भी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्या है? अब अगला एक और पैसेज है, ठीक है, एक और पैसेज है, दो पैसेजेस आए हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। जर्नलिज्म कंबाइंस राइटिंग विथ न्यूज गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो जर्नलिज्म के बारे में बता रहे हैं कि जर्नलिज्म क्या है? राइटिंग को राइटिंग को कंबाइन करता है किससे? न्यूज गैदरिंग और इंटरप्रिटेशन से। ओके, while the journalist's work obviously varies from newspaper to newspaper and from magazine to magazine, all journalists are as much research worker as they are writers. They cannot write their news or feature stories unless they locate it and research them first. They must be able to read the in-between lines of the main source news and interpret that. A great many stories hunt the journalist who rejects most of them. A great many stories hunt the journalist who rejects most of them. तो stories तो उनके पास बहुत आती है, लेकिन काफी सारे वो reject कर देते हैं. He carefully sorts and sifts those, taking only a relatively very small proportion of news may be coming from an unexpected source. A successful journalist may gather news to the tune of 100%, but he can use them for his profession only 3 to 5%. मतलब समझ रहे हो कि मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन 3 to 5% ही यूजेबल होता है. He must be able to see or forecast to him द न्यूज ऑफ टुमारो और डे आफ्टर फ्रॉम द न्यूज ऑफ टुडे। आज की न्यूज को देखकर वो अब आगे कल क्या होगा या परसों क्या होगा ये अनुमान लगा पाए सटीक तौर पे। दैट इज व्हाट जर्नलिस्ट, यू कैन से सक्सेसफुल जर्नलिस्ट इज ऑल अबाउट। ओके, सो आगे क्या बोल रहे हैं? बिकॉज न्यूज़पेपर वांट एडवांस न्यूज और एडवांस वार्निंग टू गिव अ गुड एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कवरेज टू एनीथिंग ऑफ इंटरेस्ट, बट अ रियल स्कूप is a very rare event, and bogus scoops are also bring disrepute to the न्यूज़पेपर। सही बात है, अगर फालतू की ऐसे ही रिपीटेटिव टाइप की चीज होगी तो उसमें मजा नहीं आता लोगों को, फिर न्यूज़पेपर बदनाम ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट सेज what is most important for a journalist? He must know how to sort out the news, he must be able to write effectively, he must be able to interpret the news correctly, he must know how to gather the right news, he must be able to write in style. तो बेसिकली जर्नलिस्ट जो लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ जर्नलिस्ट, तो वो स्टार्टिंग में ही कहीं था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना? तो ऐसे में यहाँ पे ये दे मस्ट बी एबल टू रीड द इन बिटवीन लाइंस ऑफ द मेन सोर्स एंड इंटरप्रेट दैट, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना? तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ही मस्ट बी एबल टू इंटरप्रेट द न्यूज करेक्टली, दैट इज द करेक्ट चॉइस। ओके, ऑप्शन सी। सॉर्ट आउट द न्यूज नहीं, वो उसका काम होता है, बट ही मस्ट नॉट नो, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। ओके, राइट इफेक्ट है, ये सब चीजें काम है, लेकिन मैंने इंटरप्रेट सही से कर पा रहा है वो जरूरी है। ओके, बाकी देखिए नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, अच्छा फोर्थ ऑप्शन में ही मस्ट नो हाउ टू गैदर द राइट न्यूज। नहीं, न्यूज तो बहुत सारी आती है, उसके बाद गैदर वो करता है, उसमें से चूज करना अलग होता है। राइट न्यूज गैदर करना उसका काम नहीं है। दैट इज द आंसर, ऑप्शन सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज a journalist's work does not include news gathering, बिल्कुल इंक्लूडेड है। सॉर्टिंग आउट द न्यूज वो भी था, राइटिंग वो भी करना पड़ता है, इंटरप्रेटिंग द न्यूज वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉपी नहीं, टीपने वाला काम उन्हें नहीं करना है। तो डेफिनेटली आंसर शुड बी ऑप्शन ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन says what? Let's see. What is the basic requisite for exclusive and exhaustive coverage of newspapers? ये लास्ट में कहीं था exhaustive, तो basically he must be able to see or forecast to him the news of tomorrow or day after from the news of today, because newspaper want advanced news or advanced warning to give a good exclusive and exhaustive coverage to anything of interest. Basic requisite for exclusive and exhaustive coverage: collecting the news of a real scoop, 9. Selection of a small portion of gathered news, 9. Forecast of tomorrow's news from today's news, yes. Effective style of writing, no. Effective style of reading, no. The answer will be option C, that is forecast of tomorrow's news from today's news. आगे लिखा है नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू पैसेज इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल जर्नलिस्ट? दे ऑल हैव टू फर्स्ट प्रोब इनटू द न्यूज दे गैदर, यस हो सकता है ना? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सभी जर्नलिस्ट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है पहले, यस। दे ऑल मेक एन एडवेंचर टू फाइंड वर्दी न्यूज, नहीं। दे ऑल राइट फॉर द न्यूज़पेपर, नहीं।
they all can forecast future news. uh, ओके रखते हैं इसको, और दे ऑल राइट फॉर द मैगजीन, नहीं। तो बेसिकली फ्यूचर न्यूज भी फोरकास्ट, फ्यूचर न्यूज नहीं, न्यूज जो आज की है उससे आगे की बातें निकाल सके वो अलग होता है। फ्यूचर न्यूज कहाँ से कोई फोरकास्ट कर लेगा? फ्यूचर न्यूज फ्रॉम टुडेज न्यूज होता है, तो हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं। लेकिन अब इनमें से आउट ऑफ दीज बेटर एंड द बेस्ट ऑप्शन इज दे ऑल हैव टू फर्स्ट प्रोब इनटू द न्यूज दे गैदर, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में जाएगा। ओके, एंड कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन which says what लिखा है, what does the passage say about successful journalists? Successful journalists, they use a relatively small portion of the news. Their news comes from unexpected sources. They reject a major portion of the gathered news. They present advanced news and they write in style. Successful journalist ये may gather news to the tune of 100%, but he can use them for his profession only 3 to 5%. So they can use a relatively small portion of the news. यही successful जो है journalist का रहेगा। Okay, और बाकी नहीं, अनेक्टर नहीं, दे रिजेक्टेड अ मेजर पोर्शन ऑफ द गैदर्ड न्यूज नहीं। तो ये बेटर जो है रहेगा ऑप्शन, वो ऑप्शन ए होना चाहिए। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। इसके थ्रू हमने ये सारे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जो स्लॉट 1 में पूछे गए थे 9 मार्च को। सो बेसिकली यू हैव अंडरस्टूड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बेस्ड ऑन दैट you can prepare yourself for the best. Okay, so that's it from my side. Thank you everyone for joining and watching. मिलते हैं फिर next session में। Till then अपना ख्याल रखें। Bye bye, take care, keep watching and keep learning.